11th क्लास में एक नए टीचर विजय की एंट्री हुई। विजय देखने में बहुत हैंडसम था। शिल्पा उसे देखती ही रह गई और एक ही नजर में उसे विजय पसंद आने लगा। विजय ने क्लास में आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया और सभी स्टूडेंट्स के नाम पूछे। शिल्पा ने भी अपने बारे में बताया। विजय के लिए तो शिल्पा एक नॉर्मल स्टूडेंट थी, पर शिल्पा विजय को कुछ ज्यादा ही समझ रही थी। विजय का जन्मदिन आने वाला था। सभी बच्चे उस दिन विजय को क्लास में विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे सर, हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू सो मच। आप सबकी ढेर सारे विशेस के लिए दिल से थैंक यू। इन लोगों को यहाँ पर विश करने दो, पर मैं तो विजय सर को अलग से विश करूंगी। विजय सर भी देखते रह जाएंगे कि मैंने उनका बर्थडे कैसे किया है। विजय को तो अंदाजा भी नहीं था कि शिल्पा शाम को उसे बर्थडे विश करने के लिए उसके घर पहुंच जाएगी। विजय अपनी पत्नी सुजाता के साथ अपने बर्थडे की पार्टी के लिए बाहर जाने वाला था। वो लोग रेडी हो चुके थे। जैसे ही घर से बाहर निकलने लगे, अचानक शिल्पा को देखकर विजय हैरान रह जाता है। शिल्पा, तुम और यहाँ? आपका बर्थडे है और मैं ना आऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? हैप्पी बर्थडे सर। देखा मैंने सरप्राइज दे दिया ना। हेलो मैम, आप? ये मेरी पत्नी सुजाता है। सुजाता, ये मेरी स्टूडेंट शिल्पा है, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है। विजय सर तो ऐसे ही मेरी तारीफ करते रहते हैं। वैसे ये लीजिए सर, आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाई थी। हम लोग अंदर चलते हैं। आओ शिल्पा, अंदर आओ। शिल्पा के आने की वजह से विजय और सुजाता उस दिन बाहर पार्टी के लिए नहीं जा पाए, क्योंकि शिल्पा ने सारे इंतजाम घर पर ही कर दिए। उसने बहुत सारा खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया था। शिल्पा, तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया, ये तो बहुत सारा है। आपका बर्थडे हो और अच्छे से सेलिब्रेशन ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। विजय और सुजाता ने उस दिन शिल्पा की बात को हल्के में ले लिया, पर अब तो शिल्पा ने रोजाना का ही नियम बना लिया। वो अक्सर ही विजय के घर आने लगी। विजय जब भी छुट्टी के दिन घर पर होता तो शिल्पा किसी न किसी बहाने घर पर आ जाती। अब तो विजय और सुजाता को शिल्पा का ज्यादा आना खटक रहा था। एक दिन सुजाता को अपने मायके जाना पड़ा। ये बात शिल्पा को स्कूल में पता चल जाती है, क्योंकि उस दिन विजय छुट्टी पर था। रामू भैया, आज विजय सर स्कूल नहीं आए? बिटिया, आज विजय सर छुट्टी पर हैं। वो उनकी पत्नी सुजाता को छोड़ने एयरपोर्ट गए थे, इस वजह से स्कूल नहीं आ सके। आज विजय सर घर पर अकेले हैं। मेरे पास अच्छा मौका है। आज मैं उनसे अपने दिल की बात कहकर ही रहूंगी। शिल्पा विजय के घर जाती है, क्योंकि वो जान चुकी थी कि विजय घर पर अकेला है। विजय दरवाजा खोलता है तो शिल्पा उसके गले लग जाती है। ये क्या बदतमीजी है शिल्पा? हटो पीछे, ये क्या कर रही हो? मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ सर, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। ये क्या भद्दा मजाक है? तुम्हें पता भी है मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? आप अपनी पत्नी को तलाक दे दो और मुझसे शादी कर लो। वैसे भी उसमें रखा ही क्या है? इतनी गवार सी है वो, और मैं इतनी मॉडर्न और सुंदर हूँ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। शिल्पा विजय से और चिपकने लगती है। विजय अपने आप को छुड़ाता है। इतनी देर में सुजाता पहुंच जाती है और कसकर शिल्पा को जोरदार चांटा लगाती है। उसके साथ कोई और भी था। देख लीजिए आप अपनी बेटी की हरकत। मैं आपको यही सच दिखाना चाहती थी। मम्मी पापा, आप दोनों और यहाँ, और तुम तो अपनी मम्मी के घर गई थी ना? नहीं, मायके जाना तो एक बहाना था। मैं और विजय तुम्हारा सच तुम्हारे पेरेंट्स के सामने लाना चाहते थे, क्योंकि हमें तुम्हारी हरकतें ठीक नजर नहीं आ रही थी। मेरे पति से दूर रहो। तुम्हारी उम्र नहीं अभी इन सब बातों के लिए। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट कर सकती हूँ और तुम्हें स्कूल से भी निकाला जा सकता है, पर मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारा भविष्य खराब हो। आप दोनों प्लीज अपनी बेटी को यहाँ से ले जाइए। क्या हमने इसी दिन के लिए तुम्हें स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था कि तुम ये हरकत करो? ये दोनों शरीफ हैं जो तुम्हें छोड़ रहे हैं, वरना कोई और होता तो न जाने हमारी कितनी बदनामी होती। आज के बाद इस तरह की हरकत की तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बेटी हो। शिल्पा के मम्मी पापा उसे ले जाते हैं। विजय को तसल्ली थी कि सुजाता की वजह से आज वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बच गया, क्योंकि शिल्पा एक लड़की थी। अगर वो चाहती तो विजय का नाम कहीं भी खराब कर सकती थी, पर समय रहते सब कुछ ठीक हो गया। अगले दिन शिल्पा जब स्कूल पहुंचती है तो वो विजय से नजरें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। शिल्पा विजय को सॉरी बोलती है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। विजय जानता था कि एक लड़की की इज्जत क्या होती है, इसलिए उसने भी ये बात अपने तक रखी और जैसे सभी बच्चों को पढ़ाता था वैसे ही शिल्पा को भी पढ़ाने लगा। यही एक आदर्श टीचर की पहचान होती है। सिमरन पढ़ने में बहुत ही होशियार और समझदार लड़की थी। वो बचपन से ही क्लास में अव्वल आती थी। स्कूल में सभी सिमरन की बहुत तारीफ करते थे। पढ़ाई में अच्छा होने के कारण उसके माता पिता भी उसकी हर डिमांड को पूरी कर देते थे। सिमरन की एक ही सहेली थी मीनल, जो उसके पड़ोस में रहती थी। दोनों साथ ही स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल जाते वक्त
अरे सिमरन, आज तूने फिर लेट कर दी। तू क्लास में अव्वल आती है इसलिए तुझे टीचर कुछ नहीं बोलती। आज तो वो पक्का मुझे पनिशमेंट देंगी। अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। हम दोनों क्लासरूम की खिड़की से जाकर सीट पर बैठ जाएंगे। ये देख, मेरा नया फोन। वाह, तुम्हारा पर्सनल फोन। यहाँ तो मुझे हर साल अपनी दीदी की पुरानी स्कूल ड्रेस पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। ये फोन तुम्हारा भी तो है। आखिरकार हम दोनों बचपन से फ्रेंड्स हैं। कल पूरी रात मैं इसके फीचर्स देखती रही। मीनल और सिमरन बातें करते करते स्कूल पहुंच जाती हैं और चुपके से क्लासरूम के पीछे वाली खिड़की से घुसने की कोशिश करती हैं, लेकिन टीचर दोनों को पकड़ लेती है और लेट आने की वजह से टीचर दोनों को क्लास से बाहर कान पकड़कर खड़ा कर देती हैं। सिमरन, तुम पढ़ाई में अच्छी हो, लेकिन तुम्हें स्कूल के और भी रूल्स फॉलो करने चाहिए। डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। सिमरन और मीनल के सामने वाली क्लास से दो लड़के क्लासरूम के बाहर कान पकड़कर खड़े थे। अरे क्यों दिल छोटा कर रही है? सिर्फ हम दोनों ही क्लासरूम के बाहर थोड़ी हैं। सामने उन लड़कों को देख। हाय गर्ल्स, आप लोग भी क्लास में लेट आई थी क्या? हाँ, ये टीचर भी ना स्कूल में पढ़ाने आती हैं या बच्चों को पनिशमेंट देने? मैंने तुम्हें स्कूल में पहले कभी नहीं देखा। हाँ, मैंने भी कुछ दिनों पहले स्कूल में एडमिशन लिया है। धीरे धीरे रॉकी और सिमरन में दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को अपना फोन नंबर दे देते हैं। दोनों हमेशा साथ में घूमते हैं। स्कूल के बाद भी साथ में वक्त बिताते हैं। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त सिमरन अपने मोबाइल से किसी को टेक्स्ट कर रही होती है। अरे यार, तू भी ना हमेशा इस मोबाइल में ही लगी रहती है। अरे वो स्टैंडर्ड 11 वाला रॉकी है ना, उसने मुझे क्या मस्त जोक भेजा है। तूने रॉकी को अपना नंबर क्यों दिया? वैसे भी वो दूसरे स्कूल से आया है। इस बार हमारा 10th क्लास है। वो मेरी थोड़ी स्टडीज में हेल्प कर रहा है और कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ तू उससे थोड़ा दूर रहा कर। मुझे वो लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तू भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रॉकी काफी अच्छा लड़का है। अगले दिन सिमरन क्लास में बैठकर फोन चला रही थी, तभी उसे टीचर पकड़ लेती हैं। ये क्या है सिमरन? आजकल तुम्हारे मार्क्स वैसे भी पहले से बहुत कम हो गए हैं और तुम क्लास में बैठकर मोबाइल चला रही हो। मुझे मजबूरन तुम्हारी मम्मी को कंप्लेंट करना पड़ेगा। सॉरी टीचर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, वरना मम्मी मेरा फोन छीन लेंगी। प्लीज मम्मी को मत बताइएगा। ये तुम्हारी पहली गलती थी, इसलिए मैं माफ कर रही हूँ। ऐसे ही कुछ महीने बीत जाते हैं। गर्मी की छुट्टी का वक्त आ जाता है। सिमरन और रॉकी स्कूल के बाद कुछ टाइम साथ में गुजारने का प्लान करते हैं। अरे यार मीनल, तू आज अकेली घर चली जा। अगर मेरी मम्मी तेरे घर पर कॉल करे तो बोल देना मैं तेरे घर पर ही हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? मैं रॉकी से मिलने जा रही हूँ। ये सही नहीं है, तुम्हें स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए। तुम मेरे से जलती हो क्योंकि स्कूल में सभी मुझे इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। तभी सिमरन के फोन पर रॉकी का कॉल आता है और वो वहाँ से चली जाती है। सिमरन रॉकी से मिलने उसके घर जाती है। वहाँ काफी अंधेरा होता है। सिमरन रॉकी को आवाज देती है, रॉकी कहाँ हो तुम? रॉकी पीछे से आकर उसे भूख कर डरा देता है। ओह रॉकी, तुम भी ना, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। क्या तुम भी बच्चों की तरह डर गई? रॉकी और सिमरन साथ में पिज्जा खाते हैं और खूब सारी बातें करते हैं और एक पिक्चर देखते हैं। कल से गर्मी की छुट्टी हो जाएंगी, हम लोग 2 महीने तक नहीं मिल पाएंगे। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो, क्या बताना है तुम्हें? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। मैंने आज तक तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी। तुम भी ना, तुम भी मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सिमरन और रॉकी साथ में वक्त बिताते हैं और कब दोनों अपनी हदें पार कर जाते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। अगले दिन से स्कूल की गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। रॉकी और सिमरन एक दूसरे से मिल नहीं पाते। कुछ दिनों बाद सिमरन को उल्टियां होने लगती हैं और सिर चकराने लगता है। सिमरन को ये सब थोड़ा अजीब लगता है। तब वो मीनल को सारी बात बताती है। क्या किया सिमरन तूने? मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे मना करने के बाद भी रॉकी के साथ वक्त बिताया। तू चिंता मत कर, कल से स्कूल खुल रहा है। तू पहले रॉकी से जाकर बात कर। अगले दिन सिमरन जाकर रॉकी से बात करती है, उसे सारी बात बताती है। तुम्हें याद है उस दिन हम तुम्हारे घर पर मिले थे, हमारे बीच? वो तो मेरा सबसे खूबसूरत दिन था। हमारे साथ में बिताए गए वो पल मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये क्या बोल रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम रॉकी? ये सब हमने साथ में किया था। ठीक है, रुक जाओ, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन इसके बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। रॉकी वहाँ से चला जाता है।
सिमरन रोते हुए मीनल के पास जाती है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? रॉकी मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता है। वो मुझसे नफरत करने लगा है। मुझे पता था वो लड़का कुछ ऐसा ही करेगा। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगता है हमें किसी बड़े की मदद लेनी चाहिए। नहीं, ये बात किसी को नहीं बताना, वरना सब मुझ पर हंसेंगे। अगले दिन रॉकी सिमरन को एक गोली लाकर देता है। ये लो, ये गोली खा लेना, इसके बाद इस परेशानी से हमें छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन रॉकी, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? चुपचाप से एक गोली खा लो और मेरा पीछा छोड़ दो। इसके बाद से ना तो मुझे कॉल करना, ना ही कोई मैसेज। सिमरन वो गोली खाकर जाकर अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वो चक्कर खाकर गिर जाती है। तुझे क्या हो गया सिमरन? आंखें खोलो। इसके मुंह पर पानी छिड़कने के बाद भी इसे होश नहीं आ रहा है। लगता है कोई सीरियस इशू है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, प्लीज आप किसी को मत बताइएगा। मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम लोगों को सही राह दिखाना मेरा काम है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, बिना झिझक के मुझे सारी बातें बताओ। मीनल डर कर टीचर को सारी सच्चाई बता देती है। टीचर सिमरन को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहाँ उसका अच्छे से चेकअप करवाती है। कुछ देर बाद सिमरन को होश आ जाता है। टीचर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मेरी तबीयत खराब होने के पीछे कुछ और वजह है। मुझे मीनल ने सब बता दिया है। इस उम्र में बच्चे नादानी करते हैं, लेकिन तुमने जो किया है वो छोटी बात नहीं है। इससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। मुझे अपने किए पर बहुत अफसोस है। मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। आप प्लीज किसी को कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे बिना जाने कोई मेडिसिन लेना खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें किसी बड़े से एडवाइस लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दो मिस, मैं बहुत घबरा गई थी। लेकिन तुम्हारे साथ जिसने ये किया है, मैं उसे सजा दिलवा कर रहूंगी। टीचर रॉकी को स्कूल से सस्पेंड करवा देती है और उसके फाइनल एग्जाम देने पर भी रोक लग जाती है। मुझे माफ कर दीजिए टीचर, मैं ऐसी गलती फिर कभी भी नहीं करूंगा। तुमने एक लड़की के साथ जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम्हें सिमरन से माफी मांगनी चाहिए और अब इस गलती को सुधार कर इसका पश्चाताप भी तुम्हें ही करना होगा। मुझे माफ कर दो सिमरन, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं घबरा गया था। मैं तुम्हें प्रॉब्लम में छोड़ के चला गया। टीचर सिमरन को लेकर उसके माता पिता के पास जाती है। देखिए सर, मैं आपसे जो बात करने जा रही हूँ वो आपको बहुत धैर्य रखकर सुननी होगी। अक्सर बच्चे कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से उन्हें पछताना पड़ सकता है। आप क्या कहना चाह रही हैं टीचर? हमारी बेटी से कुछ गलती हुई है? वो दरअसल बात यह है कि वो आपकी बेटी सिमरन प्रेग्नेंट है। ये सब करने स्कूल जाती हो तुम? मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा, बेशर्म लड़की। रुक जाइए सर, अब ऐसे समय में आपको इन बच्चों का साथ देना होगा, वरना ये जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएगी और ये नादानी में कोई गलत कदम ना उठा ले। टीचर बड़ी समझदारी से सारी बात सिमरन के मम्मी पापा को समझाती है। अब हमें क्या करना चाहिए? इसकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी सिमर बहुत छोटी है, इसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। हमें इस बच्चे का मिसकैरेज करवा देना चाहिए। मैंने डॉक्टर से बात की है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर सिमरन की फैमिली और टीचर मिलकर उस बच्चे का मिसकैरेज करवा देते हैं। थोड़ी दिनों बाद सिमरन बिल्कुल ठीक हो जाती है। सिमरन के मम्मी पापा भी उसकी गलती के लिए उसे माफ कर देते हैं। अब सिमरन और मीनल की फिर से गहरी दोस्ती हो जाती है। सिमरन मीनल से अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। मीनल, मैंने तुझे भला बुरा कहा, लेकिन तुमने आज साबित कर दिया कि तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। ये तो मेरा फर्ज था। दोस्त अगर दोस्त के काम ना आए तो मैडम दोस्ती कैसी? अब थोड़ा हंस भी दे। आज से हम दोनों मन लगाकर पढ़ाई करेंगे और कभी भी किसी को शिकायत का मौका नहीं देंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी हमें अपनी हर गलती को सुधारने का एक मौका जरूर देती है। इसलिए कोई गलत कदम ना उठाएं और अपने माता पिता से हर प्रॉब्लम शेयर करें, जिससे मुश्किल घड़ी में वो आपका साथ दे सकें। रिंकू हर साल क्लास में फर्स्ट आती है। रिंकू अमीर घर की लड़की थी और गोरी थी। वो 10वीं क्लास में पढ़ती थी। उसके पास हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग ट्यूशन टीचर था और उसे इस बात का घमंड था। मुझसे कोई पंगा नहीं ले सकता है, मैं पढ़ाई लिखाई में सबसे अच्छी हूँ। उसी क्लास में पिंकी नाम की एक और लड़की थी। वो गरीब घर से थी और काली थी। इस वजह से उसे क्लास के बच्चे ताने मारते रहते थे, लेकिन पिंकी को पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी थी। वो हर रोज फर्स्ट बेंच पर ही बैठना चाहती थी, लेकिन रिंकू को ये बात पसंद नहीं थी। ये देखो, आ गई काली कलौटी, अब ये इसी बेंच पर आकर बैठेगी। रिंकू ने बेंच पर अपना बैग रख दिया। पिंकी उसके पास आई और बोली, रिंकू, मुझे इस बेंच पर बैठना है।
कैसे बैठेगी? यहाँ जगह नहीं है। तूने अपना बैग रख दिया है यहाँ, बैग हटा, ये बैग रखने की जगह थोड़ी है। तो जैसी काली कलौटी को तो स्कूल में एडमिशन ही नहीं मिलनी चाहिए, गरीब भिखारी कहीं की। फर्स्ट बेंच पर बैठने की औकात है? दोनों के बीच में झगड़ा चलने लगा। ये रोज का था, इसीलिए बाकी के स्टूडेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया। तभी क्लास में विवेक सर की एंट्री हुई। शांत हो जाओ बच्चों, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। विवेक सर को सब लोग पहली बार देख रहे थे, इसीलिए सभी चौंक गए और अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रिंकू ने बैग हटा लिया और पिंकी झट से उसके पास फर्स्ट बेंच पर बैठ गई। विवेक सर ने रिंकू और पिंकी से पूछा, गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम विवेक है। आप सब मुझे विवेक सर कहकर पुकार सकते हो, और मैं इस स्कूल में नया हूँ, आज ही मेरा पहला दिन है। विवेक यंग है, उसे देखकर रिंकू और पिंकी दोनों का दिल पिघल गया। वाओ, सर कितने हैंडसम है। ए पिंकी, सर की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, सर मुझे पसंद आए हैं। तो क्या हुआ, सर मुझे भी पसंद आए हैं। हाँ, तुझ जैसी काली बदसूरत गरीब लड़की को सर भाव नहीं देंगे। दुनिया में सब लोग रंग और पैसा देखकर इंसान को नहीं परखते हैं। वैसा तुझे लगता है, विवेक सर ने दोनों से कहा। क्या बात है, झगड़ा क्यों कर रहे हो तुम दोनों? वो कुछ नहीं सर, ऐसे ही। अब हाँ सर, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक सर ने मैथ्स पढ़ाया और क्लास के बाद वो चले गए। स्कूल खत्म होने के बाद रिंकू अपनी गाड़ी से घर चली गई और पिंकी पैदल घर की ओर जाने लगी। लगता है विवेक सर से मुझे प्यार हो गया है, पति हो तो विवेक सर जैसा। उधर रिंकू भी पढ़ाई में मन नहीं लगा पा रही थी। उसकी माँ ने उसके हाथ में दूध का ग्लास दिया, लेकिन वो ग्लास गिरकर टूट गया। बेबी, ये क्या किया तुमने बेटा? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? वो स्कूल में है माँ। स्कूल में? लेकिन अभी तो तुम घर पर हो ना बच्चा। हाँ माँ, लेकिन विवेक सर तो यहाँ नहीं है ना, मुझे विवेक सर से शादी करनी है। अगले दिन स्कूल में पहला क्लास रीना मैडम का था। रीना मैडम की उम्र विवेक सर जितनी ही थी। मैडम पढ़ा तो रही थी, लेकिन रिंकू और पिंकी का मन पढ़ाई में नहीं था। बच्चों, कल नए टीचर ने क्लास लिया है ना, कैसी लगी उनकी क्लास? बहुत अच्छी मैडम, विवेक सर तो बहुत अच्छे हैं। हाँ मैडम, वो बहुत अच्छे हैं। सच में वो अच्छे हैं, उन्हें ज्यादा परेशान मत करना। रीना मैडम की क्लास के बाद पिंकी और रिंकू में बहस शुरू हो गई। सुन पिंकी, विवेक सर सिर्फ मेरे हैं, सिर्फ मेरे। क्यों, तू गोरी है इसलिए? हाँ, और अमीर भी। ठीक है, तो फिर सच्चाई का पता कर ही लेते हैं। हम दोनों विवेक सर को मन की बात बताएंगे। ठीक है, आज ही बताएंगे। विवेक सर क्लास में आए और क्लास खत्म होने के बाद क्लास के बाहर पिंकी और रिंकू ने उन्हें रोक लिया और सब कुछ बता दिया। दोनों की बात सुनकर विवेक सर हंसने लगे। तुम दोनों अभी बच्ची हो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ। नहीं सर, आप बताओ हमें, आपको मैं ज्यादा पसंद हूँ या रिंकू? रिंकू मुझे ताना मारती रहती है। क्यों ना मारू ताना, बदसूरत है तू, काली है, गरीब है। विवेक सर को सब कुछ समझ में आ गया। उन्होंने कहा, देखो, मुझे पसंद करते हो ना, तो मेरी बात माननी पड़ेगी। हाँ हाँ सर, जरूर मानेंगे। तो फिर तुम दोनों दोस्त बन जाओ, गले मिलो एक दूसरे से। नहीं सर, मैं इस काली बदसूरत भिखारिन से गले नहीं मिल सकती। हाँ हाँ, मैं भी किसी घमंडी चुड़ैल से गले नहीं मिल सकती। दोनों फिर से झगड़ने लगे। विवेक सर ने दोनों को शांत करवाया और कहा, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। ठीक है, मुझसे जवाब चाहिए ना, मैं सोच के कल बताता हूँ। रात को पिंकी और रिंकू को नींद नहीं आई। दोनों आंखें खोलकर विवेक सर से शादी के सपने देखने लगे। अगले दिन स्कूल आते ही विवेक सर ने दोनों को बुलाया और कहा, रिंकू, तुम मैथ्स में वीक हो ना? हाँ सर, मैथ्स के लिए मेरे पापा ने 2 टीचर रखे हैं, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। बाकी सब सब्जेक्ट्स में मुझे अच्छे मार्क्स आते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो 10वीं कक्षा में टॉप कैसे करोगी? और पिंकी, तुम इंग्लिश में वीक हो ना? हाँ सर, हमारे गांव में कोई भी इंग्लिश नहीं बोल पाता है, ट्यूशन लगाने का पैसा नहीं है, लेकिन मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ। समझ गया। सुनो, आज से तुम दोनों एक दूसरे को पढ़ाओगी। पिंकी, तुम रिंकू को मैथ्स पढ़ाओगी और रिंकू, तुम पिंकी को इंग्लिश पढ़ाओगी। लेकिन उससे क्या होगा सर? जो अच्छे से पढ़ा पाएगी, मैं उसी का प्यार स्वीकार करूंगा और उसका विचार साल के अंत में होगा। रिजल्ट से ही पता चल जाएगा कि किसने कितनी अच्छी तरह से दूसरे को ट्रेनिंग दी है। ठीक है? ठीक है सर, मैं रिंकू को मैथ्स पढ़ाने में जान लगा दूंगी। मैं भी पिंकी को पढ़ाने में जान लगा दूंगी सर। विवेक सर से शादी करने का सपना दोनों के सर चढ़ गया था। क्लास के बाद दोनों स्कूल में पढ़ने और पढ़ाने के लिए एक दूसरे के साथ बैठ गए, लेकिन छुट्टी के बाद स्कूल का गेट तो बंद हो जाता है। एक जगह तो चाहिए पढ़ने के लिए। एक काम करते हैं, तू मेरे साथ मेरे घर चल, वहां पढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, लेकिन तू कल मेरे साथ मेरे घर जाएगी। ठीक है, पक्का।
ऐसे ही एक दिन पिंकी के घर और एक दिन रिंकू के घर में दोनों पढ़ाई करने लगी। रिंकू पिंकी को इंग्लिश पढ़ाने लगी और पिंकी रिंकू को मैथ्स पढ़ाने लगी। विवेक सर के कहने पर दोनों मन लगाकर पढ़ते भी गए और ऐसे दोनों में दोस्ती हो गई। फाइनल एग्जाम के बाद दोनों रिजल्ट के लिए इंतजार करने लगे और रिजल्ट वाले दिन सुबह सुबह स्कूल पहुंच गए। हे भगवान, बस पिंकी को इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आ जाएं। हे भगवान, बस रिंकू को मैथ्स में ज्यादा मार्क्स आ जाएं। जिंदगी में पहली बार दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने लगे और दोनों को इंग्लिश और मैथ में फुल मार्क्स मिले। दोनों खुश होकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर विवेक सर के पास गई। सर, हम दोनों को फुल मार्क्स मिले हैं, हम दोनों बहुत खुश हैं। हाँ सर, अब तो बता दीजिए आपको हम में से कौन ज्यादा पसंद है। मुझे तो तुम दोनों पसंद हो, लेकिन एक स्टूडेंट के हिसाब से मुझे तो बस तुम दोनों में दोस्ती करवानी थी। पढ़ाई लिखाई से भी ज्यादा इंसान में इंसानियत और प्यार ही जरूरी है, और आज तुम दोनों वो सीख गई हो। इसीलिए मैं तुम्हें अपनी शादी में बुलाना चाहता हूँ। ये लो कार्ड। आपकी शादी? लेकिन किससे? तभी रीना मैडम सामने आई। मुझसे। हम दोनों शादी कर रहे हैं। तुम दोनों को दोस्त बनाने का ये आइडिया मैंने ही विवेक को दिया था। पिंकी और रिंकी को दोस्ती की अहमियत समझ में आई। आज वो दोनों दुखी नहीं थे बल्कि बहुत खुश थे। एक साथ सज धज कर वो दोनों विवेक सर और रीना मैडम की शादी में गए और उसके बाद क्लास में हमेशा एक साथ फर्स्ट बेंच पर बैठने लगे। शादी के सपनों ने उन्हें